स्वागत। हमारे पास आज एक लेख है जिसका शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, द ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज फ्यूचर सर्वाइवल। और इस लेख की जो सबसे दमदार बात है वो एक लाइन में कही गई है जो सुनने में शायद थोड़ी चुभने वाली लगे। और वो लाइन है, बाबा साहब को समझे बिना देश नहीं बचेगा। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इस लेख के हिसाब से ये एक चेतावनी है, भविष्य का एक इशारा। सही बात है। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेख के लेखक का असल में क्या मतलब है जो वो ये कहते हैं। हाँ, कि बाबा साहेब को समझना आज के भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में ही ये साफ कर देना जरूरी है कि लेखक के मुताबिक बाबा साहब को समझने का मतलब सिर्फ उनकी जयंती मनाना या मूर्तियां लगाना, हाँ, या घरों में उनकी तस्वीरें लगा लेना, बस उतना ही नहीं है। तो फिर क्या है? समझने का मतलब है उन बुनियादी सवालों को समझना जो उन्होंने उठाए थे। जैसे कि हमारा समाज बीमार क्यों था, सत्ता इतनी अन्यायी क्यों थी, और धर्म जो जोड़ने के लिए होता है वो शोषण का हथियार कैसे बन गया। और ये सवाल तो आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी पहली बात से शुरू करते हैं। लेख में एक लाइन है जो कहती है कि जिस दिन हमने बाबा साहेब को सिर्फ फोटो फ्रेम में बंद कर दिया, उसी दिन हमने संविधान को सिर्फ एक किताब समझ लिया। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब यह है कि हमने बाबा साहेब के संघर्ष को, उनके विचारों की उस आग को एक ठंडी तस्वीर बना दिया। हाँ, एक ठंडी बेजान तस्वीर में बदल दिया। और जैसे ही हमने ये किया, संविधान जो उन विचारों का जीता जागता सबूत है, वो भी हमारे लिए बस एक मोटी सी किताब बनकर रह गया। एग्जैक्टली। और लेख हमें यहीं पर सावधान करता है कि जब संविधान सिर्फ किताब बन जाता है तो उसके पीछे की जो आत्मा है, यानी न्याय, बराबरी और आजादी के मूल्य, वो सब खत्म होने लगते हैं। यानी ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी की यूजर मैनुअल हो, लेकिन हम उसे पढ़ने की बजाय बस उसके कवर की पूजा कर रहे हैं और गाड़ी चलाना सीख ही नहीं रहे। सही उदाहरण है। और फिर होता क्या है? क्या होता है? फिर वही होता है जिसका डर बाबा साहेब को था। देश का नियंत्रण तर्क और कानून के हाथ से निकलकर भीड़ के हाथ में चला जाता है। हाँ, और लेख की सबसे डरावनी चेतावनियों में से एक ये है कि जब भीड़ सोचने लगती है तो देश नहीं बचता। क्योंकि भीड़ सोचती नहीं है, वो सिर्फ महसूस करती है, और उसे महसूस करवाया जाता है। यहाँ पर लेख आज के भारत और बाबा साहेब के समय के भारत में एक बहुत दिलचस्प फर्क बताता है। अच्छा। वो कहता है कि बाबा साहेब ने जिस भारत को देखा वो शायद ज्यादा क्रूर था, लेकिन तब अन्याय साफ साफ दिखाई देता था। आज अन्याय को राष्ट्रवाद के कपड़े पहना दिए गए हैं। ये बहुत गहरी बात है। क्या इसका कोई उदाहरण लेख में दिया गया है? हाँ, लेख इसी को खोलकर समझाता है। ओके। उसके मुताबिक उस समय गुलामी खुली थी, उसे गुलामी ही कहा जाता था। और आज उसी गुलामी को संस्कृति या परंपरा का नाम दिया जा रहा है। बाबा साहब ने तो साफ कहा था कि वो ऐसे धर्म को मान ही नहीं सकते जो इंसान को इंसान ना समझे। बिल्कुल। और लेख इसी बात को आज के संदर्भ में रखता है कि आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान की कीमत सिर्फ एक वोट बैंक जितनी रह गई है। शोषण के तरीके बदल गए हैं, वो ज्यादा चालाक हो गए हैं, लेकिन उसका मकसद आज भी वही है। और इसी से जुड़ी एक और चेतावनी है जिसका जिक्र बाबा साहब ने बहुत पहले किया था। कौन सी? सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के बीच का रिश्ता। अच्छा, हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर सामाजिक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई तो राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा। और लेख कहता है कि आज हम ठीक यही होता देख रहे हैं। बिल्कुल। इस पर लेख विस्तार से बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र तो है, हाँ, चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र यानी समाज में बराबरी और न्याय, वो कहाँ है? एक आम आदमी के लिए न्याय का अनुभव आज भी नहीं बदला है। कानून तो है, लेकिन क्या वो सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं? यही सवाल है। संविधान तो है, लेकिन क्या उसका पालन उस भावना से हो रहा है जिससे उसे लिखा गया था? तो इन सब समस्याओं की जड़ क्या है इस लेख के अनुसार? लेख के मुताबिक जड़ एक ही है। क्या? हमने बाबा साहेब को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और सबसे जरूरी समझा नहीं। हमने उन्हें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। किसी ने उन्हें सिर्फ एक जाति का नेता बना दिया, किसी ने उन्हें मूर्तियों में कैद कर दिया, लेकिन उनके विचारों को अपनाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। सही बात। और जब बात संविधान की आती है तो लेख बाबा साहब की भूमिका को बहुत अनोखे ढंग से सामने रखता है। वो कहता है कि संविधान सभा में सैकड़ों लोग थे, लेकिन संविधान का पूरा बोझ अकेले बाबा साहब के कंधों पर था। ऐसा क्यों?
क्योंकि इस विश्लेषण के मुताबिक अकेले बाबा साहेब ही थे जो भविष्य को साफ साफ देख पा रहे थे। अच्छा। वो जानते थे कि ये देश सिर्फ बहुमत के जोर पर नहीं चल सकता। इसकी नींव अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कमजोरों के अधिकारों पे टिकेगी। वो जानते थे कि देश मंदिर मस्जिद के झगड़ों से नहीं बल्कि कानून के राज से चलेगा, भावनाओं से नहीं तर्क से चलेगा, और परंपरा की दुहाई देने से नहीं बल्कि न्याय देने से चलेगा। और यही सारे सिद्धांत उन्होंने संविधान में मतलब जान फूंक कर डाले। लेकिन आज का माहौल तो इसके बिल्कुल उल्टा दिख रहा है ना। लेख कहता है कि आज तर्क करने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है, सवाल पूछने को गुनाह समझा जा रहा है, और चुप रहने को देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत मान लिया गया है। और ये सीधे सीधे बाबा साहेब के एक और मूल विचार पर हमला है। कौन सा विचार? शिक्षा, जिसका जिक्र लेख में है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि एक हथियार बताया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि बिना शिक्षा के इंसान सिर्फ आदेश मानना सीखता है, सवाल करना नहीं। और जो समाज सवाल नहीं करता वो मानसिक रूप से हमेशा गुलाम बना रहता है, चाहे उसे राजनीतिक आजादी मिल भी जाए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेख एक बहुत गंभीर आरोप लगाता है। क्या? वो कहता है कि आज जानबूझकर शिक्षा को इतना महंगा बनाया जा रहा है कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। विश्वविद्यालयों में डर का माहौल बनाया जा रहा है और छात्रों की आवाज को कुचला जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर स्रोत एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। क्या लेख इसका कोई आधार बताता है कि ऐसा जानबूझकर क्यों किया जा रहा है? लेख का तर्क यह है कि सत्ता ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है। क्या? कि एक पढ़ा लिखा जागरूक युवा बाबा साहेब के विचारों को पढ़ेगा और समझेगा, और जो इंसान एक बार बाबा साहेब को समझ गया वो फिर किसी के झूठे नारों या प्रोपेगेंडा के जाल में नहीं फंसेगा। वो सवाल करेगा, वो सरकार से उसके काम का हिसाब मांगेगा, वो एक जागरूक नागरिक बनेगा। इसलिए इस लेख के मुताबिक शिक्षा पर हमला दरअसल सवाल पूछने की इसी क्षमता पर हमला है। ये नागरिकों को भक्त बनाने की एक प्रक्रिया है। और सवाल पूछने की इसी क्षमता को दबाने से जुड़ा एक और संवेदनशील मुद्दा है जिस पर लेख बात करता है। आरक्षण का? हाँ, आरक्षण। स्रोत बताता है कि कैसे इसके असल मकसद को ही पूरी तरह से गलत समझा और समझाया जा रहा है। और इस पर लेख बहुत साफ साफ लिखता है। क्या कहता है? उसके मुताबिक बाबा साहेब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि कोई मुफ्तखोर बने या किसी पर एहसान हो। उनका उद्देश्य बहुत गहरा और क्रांतिकारी था। ये उन लोगों को कलम वापस देने का एक जरिया था जिनसे हजारों सालों तक लिखने पढ़ने का हक छीन लिया गया था। ये उन लोगों को सत्ता के मंच पर जगह देने का एक तरीका था जिनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां थी। ये प्रतिनिधित्व का सवाल था। बराबरी की दौड़ में सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करने की कोशिश थी। लेकिन आज, जैसा कि स्रोत बताता है, आरक्षण को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और समानता की बात को ही अपराध बना दिया गया है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि एक असमान समाज में समानता की बात करना सबसे बड़ा झूठ है। और यहीं पे लेख बाबा साहेब के एक और कथन को याद दिलाता है। कौन सा? बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो वो बेकार साबित होगा। और अगर संविधान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो देश को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो लेख का निष्कर्ष यह है कि आज समस्या संविधान में नहीं है, समस्या नियत में है। समस्या बाबा साहेब के विचारों में नहीं, समस्या हमारे उन्हें समझने के तरीके में है। और ये न समझना या जानबूझकर भूल जाना सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। लेख हमें याद दिलाता है कि हम और भी बहुत कुछ भूल गए। जैसे बाबा साहेब हिंदू कोड बिल क्यों लाए थे? ये आज बहुत कम लोगों को याद होगा। बिल्कुल। हम भूल गए कि हिंदू कोड बिल, जो उस समय का एक क्रांतिकारी कदम था, वो महिलाओं को शादी, तलाक और संपत्ति में बराबरी का हक देने के लिए लाया गया था। हम भूल गए कि उन्होंने मजदूरों को काम के घंटे और सम्मानजनक जीवन का अधिकार क्यों दिलाया। हम ये भी भूल गए कि उन्होंने प्रेस की आजादी की रक्षा करने पर इतना जोर क्यों दिया था। लेख के अनुसार बाबा साहेब जानते थे कि अगर प्रेस सत्ता से डरकर चुप हो गया तो सच मर जाएगा, और अगर सच मर गया तो ये देश सिर्फ एक नक्शे पर बचेगा, उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है, देश का सिर्फ एक नक्शा बन के रह जाना। लेख कहता है कि बाबा साहेब ने हमें ये देश भावुकता से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से सौंपा था। उन्होंने अधिकार दिए तो साथ में कर्तव्य भी दिए, आजादी दी तो साथ में चेतावनियां भी दी। और उन सब में सबसे बड़ी चेतावनी थी जाति को लेकर। क्या कहा था उन्होंने? बाबा साहब का साफ कहना था कि अगर हमने जाति को नहीं छोड़ा
तो जाति हमें नहीं छोड़ेगी। और लेख के मुताबिक आज ठीक यही हो रहा? हाँ, हमने बाबा साहब के विचारों को छोड़ा है और इसीलिए नफरत हमें अंदर से खाए जा रही है। हमें धर्म, नाम, पहनावे और भाषा के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और इस बंटवारे का एक खास मकसद है, जैसा कि लेख इशारा करता है। क्या मकसद है? मकसद बहुत साफ है, ताकि हम असली मुद्दों पर सवाल न करें। ताकि हम ये ना पूछें कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई आसमान क्यों छू रही है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी और सस्ती शिक्षा क्यों नहीं है, और हमारे संविधान की मूल भावना को कमजोर क्यों किया जा रहा है। जब लोग आपस में ही लड़ने में व्यस्त रहेंगे तो फिर इस सब का हल क्या है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो बाबा साहेब को समझने का असल मतलब क्या निकलता है? लेख इसका जवाब बहुत सीधे तरीके से देता है। क्या? बाबा साहेब को समझना मतलब ये समझना है कि राष्ट्र किसी एक विचार, किसी एक धर्म या किसी एक पार्टी की जागीर नहीं होता। राष्ट्र सबका होता है। बिल्कुल। बाबा साहेब को समझना मतलब ये जानना है कि राष्ट्र सवालों से मजबूत होता है, चुप रहने से नहीं। और राष्ट्र कानून के राज से चलता है, किसी भीड़ की मर्जी से नहीं। लेख में उन लोगों पर भी एक तीखी टिप्पणी है जो कहते हैं कि वो बाबा साहेब को तो बहुत मानते हैं, लेकिन संविधान को नहीं। लेख इसे सबसे बड़ा धोखा बताता है। उसके मुताबिक जो लोग ऐसा कहते हैं वे दरअसल देश को ही नहीं मानते। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहेब और संविधान को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। बाबा साहेब की हर सांस, उनकी सही हुई हर पीड़ा, उनका हर अपमान, उनका हर संघर्ष और उनका हर सपना संविधान के एक एक शब्द में जिंदा है। तो एक को मानना और दूसरे को नकारना नामुमकिन है। नामुमकिन है। और फिर लेख एक और चेतावनी देता है। क्या? अगर तुम संविधान से एक एक करके अधिकार निकालते जाओगे तो समझ लेना कि तुम एक एक करके देश से उसकी नागरिकता निकाल रहे हो। और जिस दिन इस देश का नागरिक सिर्फ भक्त बनकर रह जाएगा, उस दिन लोकतंत्र मर जाएगा। ये लोकतंत्र की आत्मा पर एक सीधी टिप्पणी है। एक नागरिक का काम है सोचना, सवाल करना और जिम्मेदार बनना। एक भक्त का काम है सिर्फ मानना और आंख बंद करके अनुसरण करना। और जब नागरिक भक्त में बदल जाता है तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है, क्योंकि उसकी नींव यानी नागरिकों की स्वतंत्र सोच वही खत्म हो जाती है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि इस लेख के अनुसार बाबा साहेब और संविधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब को समझना मतलब ये समझना है कि राष्ट्र सबका है और ये सवालों से मजबूत होता है, चुप्पी से नहीं। बिल्कुल। और ये किस बात पर जोर देकर खत्म होता है कि बाबा साहेब को समझे बिना देश नहीं बचेगा। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है। नहीं, ये एक राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक सच्चाई है। हाँ, और विकल्प बिल्कुल साफ है। या तो हम बाबा साहेब के विचारों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें, या फिर इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। और अंत में ये लेख हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। ये हमें भविष्य की पीढ़ियों के सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। एक दिन वो हमसे पूछेंगी कि जब संविधान खतरे में था तब तुम चुप क्यों थे? जब देश में नफरत फैलाई जा रही थी तब तुम खामोश क्यों थे? जब बाबा साहब के विचारों को कमजोर किया जा रहा था तब तुमने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? सोचने वाली बात है।